हेलो दोस्तों, हम लोग मूल अधिकार टॉपिक के अंतर्गत जो है समानता के अधिकार के अंतर्गत बात करते हुए अनुच्छेद 14 जो कि विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से संबंधित है, और अनुच्छेद 15 जो कि संबंधित है कि राज्य जो है अपने नागरिकों के बीच जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करेगा, और अनुच्छेद 16 जो राज्य के अधीन अवसर की समानता से संबंधित है पर बात कर रहे थे। और इसी अनुच्छेद 16 जो है आर्टिकल 16, इसी के अंतर्गत हम लोग आर्टिकल 16 क्लास 4 पर बात करते हुए जो है अपने वर्तमान मुद्दे आरक्षण से संबंधित जो प्रावधान है उसकी ओर जो है मुड़े थे। और हम लोगों ने जो है आरक्षण से संबंधित विभिन्न प्रावधान देखते हुए आज हम लोग लंबवत व क्षैतिज आरक्षण पे बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पे बात करेंगे, और आरक्षण का मूल्यांकन करते हुए अपने इस टॉपिक अनुच्छेद 16 को जो है समाप्त करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं लंबवत व क्षैतिज आरक्षण के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि देख ही रहे हैं आप लोग, सामने लिखा हुआ है कि लंबवत आरक्षण में जो है अलग अलग श्रेणी बनाकर आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, अलग अलग श्रेणी का मतलब क्या हुआ कि जो है एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इस प्रकार की श्रेणियां बनाकर आरक्षण दिया जाता है। इसमें यदि किसी मान लीजिए नई श्रेणी को शामिल कर लिया जाता है तो जो है आरक्षित सीटों का कुल प्रतिशत जो है बढ़ जाता है। भारत में मुख्यतः जो है लंबवत आरक्षण ही कार्य करता है, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आरक्षण। ठीक है, अब हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं इसके लैंग्वेज के अनुसार। तो लंबवत आरक्षण में जो है अलग अलग श्रेणियां बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जब संविधान लागू हुआ तो उस समय हमारे यहाँ जो है किनको केवल आरक्षण प्राप्त था। आपको आरक्षण प्राप्त था एसटी को और एससी को, एससी और एसटी को। ठीक है, इनको 7.5%, इनको जो है 15%। फिर जो है मंडल आयोग का गठन हुआ, कालेलकर आयोग पहले बना पिछड़ी जाति का निर्धारण करने के लिए, और उसके बाद जो है फिर मंडल आयोग आया आपका पिछड़े वर्ग का निर्धारण करने के लिए। फिर मंडल आयोग की सिफारिश पर जो है ओबीसी को आरक्षण दिया गया 1900 जो है 79 के आसपास, जो बीपी सिंह की जब सरकार बनी। ठीक है, 1989 के आसपास ओबीसी को आरक्षण दिया गया, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। तो देखिए जो यहाँ पे लिखा है कि जब किसी नई श्रेणी को आरक्षण दिया जाता है तो आरक्षित सीटों का कुल प्रतिशत बढ़ जाता है। तो देखिए मान लीजिए संविधान लागू होते समय आपको जो है 22.5% आरक्षण था। ठीक है, 22.5% कुल कुल सीटों में केवल इतना आरक्षण था। ओबीसी को आरक्षण मिल गया तो ये दोनों बढ़कर हो गया आपका 49.5%। ठीक है, उसके बाद फिर आपका जो है 2019 में 103वां संविधान संशोधन हुआ और ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात आई। ठीक है, जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% आ गया तो समस्त योग बढ़ के हो गया आपका जो है 59.5%। ठीक है, इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो लंबवत आरक्षण है उसमें जो कुल सीटों में आरक्षित सीटों का अनुपात है जो है जो प्रतिशत है वो बढ़ता जाता है। और हमारे लैंग्वेज से भी यही है कि जब हम इसमें किसी नई श्रेणी को आरक्षण देते हैं तो जो आरक्षित सीटों का कुल प्रतिशत होता है वह बढ़ जाता है। और इसके अंतर्गत और जो भारत में जो आरक्षण है वो मुख्यतः जो है लंबवत आरक्षण के रूप में कार्य करता है, और इसके अंतर्गत ही हम लोग जो है एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने की बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है उम्मीद है कि आप लोग जो है ये लंबवत आरक्षण की बात समझ गए होंगे। तो हम लोग बात करते हैं अब जो है क्षैतिज आरक्षण। ठीक है, तो क्षैतिज आरक्षण पे देखिए आप लोग लिखा है जैसे कि जो है कि क्षैतिज आरक्षण में जो आरक्षण देने के लिए जो है किसी नई श्रेणी का जो है निर्माण नहीं किया जाता है, बल्कि वर्तमान श्रेणी में जिन श्रेणियों को जो है आरक्षण प्राप्त होता है उसी आरक्षित श्रेणी के भीतर नया आरक्षण लागू कर दिया जाता है। ठीक है, और इस प्रकार के आरक्षण को हम लोग क्या कहते हैं, आरक्षण के भीतर आरक्षण। ठीक है, उसके बाद क्षैतिज आरक्षण देने से यद्यपि जो नए समूह हैं उनको आरक्षण मिल भी जाता है, लेकिन इससे आरक्षित सीटों का जो है कुल प्रतिशत में वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, उम्मीद है इसको आप लोग समझेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे, लिख लेंगे इसको तभी समझ में आएगा। तो हम लोग इसमें क्षैतिज आरक्षण की बात क्या करते हैं, मान लीजिए लंबवत आरक्षण है, पहले से भारत में विद्यमान है। ठीक है,
इसके अंतर्गत एसटी आ गया, एससी आ गए, ओबीसी आ गए, उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस आ गए। ठीक, अब इसमें क्या हुआ, एसटी आए, फिर एससी ओबीसी, मान लीजिए इनको 10% आरक्षण प्राप्त है, इनको जो है 27% आरक्षण प्राप्त है, इनको 15%, इनको 7.5%। ठीक है, कुल सीटों में। ठीक, अब इसमें क्या हुआ कि अब जो क्षैतिज आरक्षण, इसमें क्या होगा कि इसी में जो है इसी समुदाय की महिला के लिए मान लीजिए 10% सीटें आरक्षित कर दी गई। ठीक है, 10% सीटें महिला के लिए, ईडब्ल्यूएस महिला के लिए। तो ठीक है, ये इस प्रकार यहाँ जो है क्षैतिज आरक्षण देखेगा। फिर इसमें जब हम 10% मान लीजिए बीसी महिला के लिए आरक्षित कर देंगे तो ये क्षैतिज आरक्षण दिखा। इसमें भी इसी प्रकार से 10% एससी महिला के लिए, 10% मान लीजिए हम लोगों ने कर दिया एसटी महिला के लिए आरक्षित। तो जो है ये सब आपका जो है क्षैतिज आरक्षण के जो है क्षैतिज आरक्षण के जो है उदाहरण ये हो गए। ठीक है, यानी कि क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत क्या किया जाता है कि मान लीजिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी है, अब ईडब्ल्यूएस महिला के लिए उसी में कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाएँ। ठीक है, कि हम जो है मान लीजिए 100 सीटें हैं टोटल, इसके बाद इसमें 10% आपका जो है ईडब्ल्यूएस की आरक्षण है, तो 10% इसका निकालेंगे 100 × 10 तो ये आपका हो जाएगा 10 सीट। ठीक है, अब 10 सीट का 10% जो है महिला के लिए आरक्षण, तो ये 10% जो है ये आपका जो है लंबवत आरक्षण का भाग हो गया कुल श्रेणी में। ठीक, उसके बाद ये एक श्रेणी बन के 10% सीट निकल गई हैं। उसके बाद इसमें महिला आरक्षण अगर आ जाए 10% सीटें ईडब्ल्यूएस महिला के लिए आरक्षण होंगी, ठीक, आरक्षित होंगी। ठीक, तो ईडब्ल्यूएस महिला के लिए अब इसमें 10% यानी कि 10 × 10/100 ये हो गया एक सीट। अब ये एक सीट जो आ जाएगा आपका जो है क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि क्षैतिज आरक्षण को आरक्षण में आरक्षण भी कहते हैं, क्योंकि जो है ईडब्ल्यूएस का आरक्षण पहले लिया जाएगा, फिर उसमें जो है आरक्षण में जो है उसमें महिला के लिए विशेष सीटों का प्रावधान किया जाता है, विशेष आरक्षण का, और उसको महिला को दे दिया गया। यानी कि लंबवत आरक्षण का मुख्यतः उदाहरण जो हो गया कि जो आपका एससी एसटी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है, उसके बाद क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत महिला आरक्षण को जो है रखा जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर देता हूँ आप लोगों को। इसको हम लोग साथ ही बात करते हैं, क्या लिखें फिर उसके बाद। देखिए इसमें क्या हुआ कि 103वां संविधान संशोधन आया आपका, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, ये आपका आया 2019 में। इससे जुड़ा क्या, 15 क्लॉज 6, ठीक है, और 16 क्लॉज 6। ठीक है, ये शिक्षण संस्थाओं में जो है नामांकन में आरक्षण की बात करता है, शिक्षा संस्था में ईडब्ल्यूएस का नामांकन में आरक्षण, नामांकन में आरक्षण, और यही जो है नियोजन में, राज्य के अधीन नियोजन में, अधीन नियोजन में। अब ये राज्य के अधीन नियोजन में जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात करता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात करता है। ठीक, उसके बाद हम लोग इस पे बात करेंगे कि जो है क्या कैसे है। ठीक है, और ये इसके अंतर्गत ये कहा गया कि जो है 10% सीटें जो है ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित होंगी। ठीक है, अब इससे संबंधित जब विवाद भी होते हैं कि मान लीजिए आप अपर कैटेगरी को दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, किस आधार पे दे रहे हैं, क्या यह उचित है, उचित नहीं है, तो इसके लेके जो है हम ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जो है मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत भी वही रखा गया कि जो है आपका निजी और सरकारी संस्थाओं में, दोनों संस्थाओं में जो है शिक्षण संस्थाओं में नामांकन में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। ठीक है, और इसका एकमात्र पद अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को रखा गया है। अब हम लोग मूल्यांकन से संबंधित बात करते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मूल्यांकन। अब आरक्षण के मूल्यांकन की बात हम लोग करेंगे तो जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण में जो कमियां मानते हैं लोग, उसमें को क्या बोलते हैं कि
जो भारत का संविधान है वो सामाजिक जो है पिछड़ापन को मुख्य पिछड़ापन मानता है। ठीक है, भारतीय संविधान जो है सामाजिक पिछड़ापन को मुख्य पिछड़ापन मानता है। ठीक, तो हम जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे रहे हैं, ठीक है, वो सामाजिक कारक का महत्व कम करने वाला लगता है। यानी कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर दिया जा रहा है, इसलिए जो है सामाजिक कारक के महत्व कम हो जाएंगे। ठीक, इसको इस प्रकार यानी कि लिख सकते हैं इसको, भारत का संविधान सामाजिक पिछड़ापन को मुख्य पिछड़ापन मानता है। यदि हम ईडब्ल्यूएस आरक्षण देते हैं तो सामाजिक कारक का महत्व कम हो जाएगा, का महत्व कम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस को जब हम आरक्षण देते हैं तो ये 50% की ऊपरी सीमा जो निर्धारित की गई है, ठीक है, कि हम 50% से अधिक जो है, इंदिरा साहनी केस में जैसा कहा गया था कि 50% से अधिक जो है आरक्षण नहीं दे सकते, तो ये 50% की ऊपरी सीमा का उल्लंघन करता है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस आरक्षण 50% की ऊपरी सीमा का उल्लंघन करता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा कि जो 130वें संविधान संशोधन से जो है ये दिया गया फैसला कि मान लीजिए ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देगा, इसके अंतर्गत जो राज्य ने मापदंड तय किए हैं वो जो है मुख्यतः वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित लगते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए आप दे रहे हैं 130वें संविधान संशोधन से, तो आप पहले तो संविधान का जो निर्णय है हाई सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी केस में कि 50% से ऊपरी सीमा का जो है निर्धारण नहीं किया, जो ऊपरी सीमा का जो है उल्लंघन नहीं किया जा सकता, तो ये उल्लंघन हो रहा है, तो उल्लंघन क्यों आप कर रहे हैं, तो इसके पीछे लोग तर्क ये देते हैं कि आप जो है वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित हैं। हालांकि ऐसा है ऐसा नहीं है, ये तो विवाद का विषय है। हालांकि जो इसकी आलोचना करते हैं वो विचारक ऐसा मानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो राज्य ने ईडब्ल्यूएस का निर्धारण किया है उस पे हम जो है बात करते हैं। ठीक है, कि राज्य किस आधारों पे जो है ईडब्ल्यूएस का निर्धारण करेगी कि ये कैटेगरी जो है ईडब्ल्यूएस है। कैटेगरी यानी कि जो जनरल समुदाय है उसमें जो है ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत कौन आएगा। ठीक है, कौन ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आएगा, इस पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जिसकी सकल पारिवारिक आय 8 लाख से कम हो। यानी कि जिसकी सकल पारिवारिक आय जो है 8 लाख से कम होगी वो जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की श्रेणी में आएगा। ये इसका पहला मानक हो गया। इसमें दूसरा हो जाएगा जिनके पास 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि हो। 5 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि हो। ठीक है, आपका तीसरा हो जाएगा कि अधिसूचित जो म्यूनसिपल क्षेत्र है उसमें जो है, यानी कि अधिसूचित शहर या ग्राम से इसे ले सकते हैं, असूचित म्यूनसिपल क्षेत्र में 100 वर्ग गज, ठीक है, 100 वर्ग गज से कम का प्लाट या 100 वर्ग गज से कम का प्लाट या 1000 वर्ग फीट से कम का मकान हो।
और गैर अधिसूचित म्यूनिसिपल क्षेत्र में क्या हो जाएगा कि जो है 200 वर्ग गज का प्लाट या फिर 2000 वर्ग फीट से कम का मकान हो। ठीक है, 200 वर्ग गज हो जाएगा जो गैर अधिसूचित है, कि 200 वर्ग गज का जो है वर्ग गज का प्लाट 200 वर्ग गज से कम का प्लाट हो। ठीक है, 200 वर्ग गज से कम का प्लाट और 2000 वर्ग फीट से कम का मकान हो, ये आपका हो जाएगा। अब उसके बाद जब हम इन सभी परिस्थितियों को देखते हैं और वर्तमान परिस्थिति का ज्ञान करते हैं तो क्या होता है कि ये जो नीति है आरक्षण से संबंधित, इसके क्रियान्वयन को लेकर जो है हमें पुनरावलोकन करने की इसकी आवश्यकता है और इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता हो जाती है। ठीक, अब जब हम इसमें पुनर्विचार करते हैं उसके बाद क्या कहते हैं कि हम मानते हैं कि जो है यद्यपि जो है भले ही भारत का संविधान जो है सामाजिक पिछड़ापन को मुख्य पिछड़ा मानता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो है हमें जो है आर्थिक आधार पर जो आरक्षण देने का जो है प्रावधान है उसको स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, यदि इसके पर्याप्त जो आंकड़े इकट्ठे हों कि जो है पर्याप्त लोग जो है गरीबी का शिकार हैं या फिर समस्या हो रही है अपर कैटेगरी में भी, तो इसको आरक्षण का जो है एक आधार बनाया जा सकता है। तो क्यों बनाया जा सकता है, इस पर हम बात करते हैं तो देखते हैं कि जो भूमंडलीकरण का दौर चला है इसमें जो वर्तमान समस्याएं उभर के आई हैं और उसमें जो है सामाजिक जो कारक है उनके साथ साथ जो है आर्थिक कारक है उनका महत्व भी जो है बढ़ता नज़र आता है। ठीक है, और जो समाज में है गरीबी और जो आर्थिक समस्या जो है गरीबी और आर्थिक जो समस्याएं हैं अन्य प्रकार की वो गहरी होती जा रही हैं। तो इस आधार पर जो है हम जो है इसको आरक्षण का आधार बना सकते हैं आर्थिक को। ठीक, उसके बाद क्या है, भारत का जो है संविधान हो वो सामाजिक न्याय को तो मान्यता देता ही है। ठीक है, ठीक है, भारत का संविधान जो है पहले हम लोग लिख लेते हैं कि जो पहला है जो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए जो समस्याएं आई हैं वो आर्थिक समस्याएं भी भूमंडलीकरण के दौर में आई हैं, इसलिए जो है आर्थिक कारक को जो आधार बनाया जा सकता है। आपका दूसरा क्या हो जाएगा कि भारत जो है सामाजिक न्याय, इसकी बात तो करता ही करता है कि सबको सामाजिक न्याय हो, लेकिन आर्थिक न्याय देने की भी बात करता है। ठीक है, आर्थिक न्याय, तो इस आधार पर भी जो है इसको सही ठहराया जा सकता है। ठीक, और सामान्यतः यह माना जाता है कि आर्थिक असमानता ही जो है सामाजिक असमानता को जन्म देती है। आर्थिक असमानता ठीक से सामाजिक असमानता का जन्म होता है। ठीक, इस आधार पे दे देना चाहिए क्योंकि जो आर्थिक समस्या रहेंगी तो हमारी जो वैल्यू जो है समाज में थोड़ा कम रहेगी, इस हिसाब से जो है आर्थिक असमानता को से भी जो सामाजिक असमानता का जन्म होता है, अतः इसको जो है आर्थिक आधार पर आरक्षण को सही ठहराया जा सकता है। ठीक है, और वर्तमान समय में जो सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक, वो भी आर्थिक आधार पर संचालित होती हैं, इसलिए भी जो आरक्षण है आर्थिक आधार पर उसको सही ठहराया जा सकता है। ठीक है, अब समग्र रूप से हम आरक्षण का जो प्रावधान है उसका मूल्यांकन करते हैं कि आरक्षण देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इस पे हमारा तर्क क्या है और हमारा अंतिम में हमारा मत क्या होगा, इस पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो आरक्षण का मूल्यांकन समग्र रूप में हम देख, तो पहले तो हम इसकी आलोचना की बात करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आज इसको ख़त्म कर दिया जाए। आलोचना की बात करते हैं तो इसको आरक्षण की जो व्यवस्था है इसकी आलोचना किस आधार पर की जाती है। ठीक है, और इसमें EWS आरक्षण पे अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और इसे वैलिड माना गया है। ठीक, आगे देखिए क्या होता है। यद्यपि इसमें जो है इंदिरा साहनी केस जो कि 6-3 से निर्णय आया था कि 50% से अधिकतम सीमा का जो है उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थिति में होगी। अब सरकार इसको विशेष परिस्थिति बताए और उसके बाद जो इस पर निर्णय आया हो सकता है इस पर आगे विवाद हो, आगे देखते हैं इस पर क्या होता है। वर्तमान परिदृश्य यही है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने वायलेट कर दिया है EWS आरक्षण को।
उसके बाद जो आरक्षण का मूल्यांकन करते हैं तो सर्वप्रथम हम लोग जो है इसकी आलोचनाओं को देखते हैं, उसके बाद ये क्यों सही है इसको देखेंगे। पहले आलोचनाओं की बात करते हैं। तो ये क्या कहता है कि ये जो आरक्षण है यह जो है अवसर की जो समानता है इसका उल्लंघन करता है। ठीक, अवसर की समानता का उल्लंघन करता है। ठीक, इस आधार पर इसको आरक्षित किया जाता है। और इससे क्यों, ऐसा क्यों नहीं, इसको अगले विपक्ष में तर्क देखेंगे तो इस पे बात करेंगे। अवसर की समानता का उल्लंघन करता है इसलिए इसकी आलोचना की जाती है आरक्षण की। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, इससे योग्यता की उपेक्षा होती है, उपेक्षा होती है इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। और इससे जो सेवाओं की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। योग्यता की उपेक्षा होगी और सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होगी। प्रभावित होती है इसलिए जो है, और देखिए योग्यता की उपेक्षा होगी और सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होगी तो इससे लिए देश का जो विकास है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। ये मानते हैं जो आलोचना करते हैं, विकास प्रभावित, इससे विकास प्रभावित होगा। उसके बाद क्या हो गया कि जो इसका राजनीतिकरण हो गया है, जो आरक्षण की व्यवस्था है इसका जो है राजनीतिकरण हो गया है। और इसलिए जो जाति है उसको क्या किया गया है, जाति का महत्व जो है राजनीति में जो बढ़ता चला गया है। यानी कि आरक्षण जातीय राजनीति को बढ़ावा देता है। आरक्षण जो है जातीय राजनीति को बढ़ावा देता है इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। अब भारत में जो इसका क्रियान्वयन रहा है, ठीक है, वह नए प्रकार का भेद उत्पन्न करता है। ठीक है, अब ये नए प्रकार का भेद क्या उत्पन्न करता है, प्रतिगामी विभेद का। ठीक है, प्रतिगामी विभेद लेके आता है। ठीक है, आरक्षण के क्रियान्वयन से जो है प्रतिगामी विभेद आता है। क्या आता है, प्रतिगामी विभेद, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, इससे क्या होता है कि इसका जो अर्थ होता है क्या होता है कि जो पहले वंचित वर्ग थे उनके साथ अन्याय हुआ तो हम लोगों ने जो है आरक्षण की व्यवस्था लागू की और जो है उनके जो साथ अन्याय हुआ था उसका उन्होंने लाभ पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, अब जो हो गया इस प्रकार से, ठीक, ये ठीक हुआ। फिर आरक्षण व्यवस्था जब लागू की तो बहुमत शासन पर जो आधारित ये संसदीय लोकतंत्र है भारत का, तो इसमें जो है संख्या बल चुनाव जीतने के लिए जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, संख्या बल जरूरी है इसमें। और जो आरक्षण का मुद्दा हो गया वो वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित हो गया। ठीक है, कि अगर हम आरक्षण की बात करते हैं तो क्योंकि भारत में संसदीय लोकतंत्र है, ऐसे इसको समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र में जो है लोगों को चुनाव जीतने के लिए जो है संख्या बल की आवश्यकता होती है। अब संख्या बल की आवश्यकता होती है और आरक्षण जब है यहाँ पे तो जो है ये इसका आरक्षण की व्यवस्था का राजनीतिकरण हो जाता है। ठीक है, और ये वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित दिखाई पड़ता है, ऐसा जो है इसकी आलोचना करने वाले कहते हैं। ठीक, कि ये वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित है। ठीक है, और इसका प्रतिशत बढ़ने लगा और जो है बढ़ते आरक्षण के कारण जो है परिस्थितियां असमान होने लगी और जो है यह जातीय राजनीति जो है जातीय राजनीति की तरफ मुड़ गई। ठीक, कि अब जातीय विभेद और अन्याय का जो कोशिश कर रही हैं इसे ही जो है प्रतिगामी विभेद कहा गया कि, ठीक है, प्रतिगामी विभेद कहा गया। किसे कहा गया, मान लीजिए आप इसको दिए, ठीक है, उसके बाद अगले के साथ विभेद किए तो ये इस प्रकार का जो विभेद हुआ वो प्रतिगामी विभेद के अंतर्गत रहा गया। ठीक है, इस प्रकार आरक्षण की जो आलोचना है उसके बिंदु हम लोगों ने लिख लिए हैं और थोड़ा बात कर ली। उसके बाद इसके पक्ष में जो है तर्क क्या हम लोग दे सकते हैं, तो पक्ष में तर्क की बात करते हैं तो क्या है कि आरक्षण की जो व्यवस्था है वो देखते हैं कि अवसर की समानता का विरोधी बताते हैं। ठीक है, लेकिन ये अवसर की समानता का विरोधी नहीं माना जाता है क्योंकि जो भारत का संविधान है
वह वितरण मूलक न्याय पे विश्वास करता है, ठीक है। और जो व्यक्ति को जो है और उससे जो है प्रशिक्षण व्यवस्था है, जो व्यक्ति है उसको जो है आनुपातिक जो है समानता की बात करता है, ठीक है। यानी कि समान परिस्थितियों में जो है उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। आनुपातिक जो है आनुपातिक समानता की बात करता है भारतीय संविधान। इसलिए जो है अवसर की समानता का जो है विरोध ही नहीं है। आनुपातिक समानता का अर्थ ये है कि हम लोग जो लोग समान हैं उसी के साथ समान व्यवहार करेंगे, जो असमान परिस्थितियाँ जिनकी हैं उनके साथ असमान व्यवहार किया जा सकता है, ठीक है। ये बात आपकी हो गई, ठीक। उसके बाद दूसरा क्या हुआ कि जो ये दावा करते हैं कि इससे सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है, उसके लिए क्या कहा गया कि जो सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होने का यहाँ कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि जब हम लोग किसी सेवा में चयन होता है, सेवा में चयन हुआ तो हमें तुरंत नियुक्ति नहीं हो जाती है, बल्कि हमें प्रशिक्षण ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी, ठीक है। और बिना इसको प्रशिक्षण के बाद भी एग्ज़ाम होता है, इसको पास होने के बाद ही हमें नियुक्ति होती है, ठीक है। तो इसका भी जो है जो आर्गुमेंट लोग दे रहे थे इसका भी खंडन हो गया कि सेवाओं में चयन के बाद अगर प्रशिक्षण की प्रक्रिया है तो जो है आपकी जो अवसर की समानता है, जो सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होने की बात है, वो जो है यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक। उसके बाद क्या हो गया कि भारत में जो पिछड़ी जातियाँ हैं वो हज़ारों वर्षों से शोषण का शिकार रही हैं, ठीक। और अगर आरक्षण देके उनके समाज द्वारा जो है दिया गया मुआवजा मान सकते हैं कि अगर समाज उन्हें आरक्षण दे रहा है तो वो एक प्रकार का पिछड़े वर्गों को मुआवजा दे रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि भारत में जो अनेक सेवाएं हैं उसमें पिछड़ी जातियों का जो जनसंख्या के अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व है वो कम है, इसलिए इनको आरक्षण दिया जा सकता है, ठीक। यानी कि 4-5 वैलिड पॉइंट हम लोग लिख लिए। पहला क्या लिखा कि जो भारत में समानता की बात है वो आनुपातिक समानता की बात करता है, जो कि समान परिस्थितियों में समान जो है व्यवहार की उम्मीद करता है, बात कहता है। उसके बाद सेवाओं में चयन के बाद जो प्रशिक्षण की प्रक्रिया है ये जो है किसको बताता है, इस किसका खंडन करता है कि आप जो कह रहे हैं कि इससे सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होगी, तो जो आरक्षण की व्यवस्था है ये आपको जो है जो आपके बाद जो सेवाओं में चयन हुआ उसके बाद आपका प्रशिक्षण होगा उसमें आपको इस कमियों को दूर कर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा आपका क्या हो जाएगा कि जब अगर भारत में पिछड़ी जातियों को पिछड़ी वर्गों को कुछ आरक्षण दिया जा रहा है तो हज़ारों वर्षों से शोषण का भी शिकार रही हैं, और इस प्रकार से जो है अगर हम उन्हें आरक्षण दे रहे हैं तो एक प्रकार से उन्हें एक मुआवजा दे रहे हैं कि हमने आपका शोषण किया तो आपको आरक्षण मिलेगा, ठीक है। अगला क्या हो गया कि यदि भारत में जो सेवाओं में पिछड़ी जातियों का जो प्रतिनिधित्व देखें, ठीक, तो वो उनकी जनसंख्या के अनुपात से कम है, इसलिए उनको जो है प्रशिक्षण जो है उनको जो है आरक्षण दिया जा सकता है। उसके बाद इस पे जो हमारा मत रहेगा एक प्रकार से कंक्लूजन में कि ये क्या होगा, तो उसको देखने का प्रयास प्रयास करते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं कि यदि हम आरक्षण की व्यवस्था को देखें, ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था को देखें तो क्या है कि सामाजिक न्याय एवं समानता जो है, समानता का दर्शन है उस पर आधारित है, इसलिए मान लीजिए इसे सही माना जा सकता है, ठीक। सही मान सकते हैं, लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसको जब लागू करें तो हम कुछ सावधानियां बरतें, ठीक है। सही ठहराएंगे लेकिन कुछ सावधानियां बरतेंगे। सावधानियों में हम लोग पहला क्या लेंगे कि अगर आरक्षण की व्यवस्था जो है वो सशक्तिकरण जो है, ठीक है, इसके द्वारा सशक्तिकरण जो होता है वो जो है एक अभियान का हिस्सा होना चाहिए कि हम इससे सशक्त कर रहे हैं, किसी समुदाय को सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक। और यदि हम आरक्षण के साथ साथ अन्य रूपों में भी जो वंचित वर्ग के उत्थान का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। आरक्षण जो अगर हम दे रहे हैं तो उससे जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भी जो है उत्थान का प्रयास होना चाहिए। यानी कि उसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि आरक्षण, ठीक है, जो है सामाजिक न्याय व समानता, ठीक। ये तो हम लोग उसको बात कर रहे हैं, आरक्षण सामाजिक न्याय व समानता जैसे लक्ष्यों को जो है प्राप्त करने में सहायक है, और जो है इसलिए इसको सही माना जा सकता है। लेकिन इसको जब हम लागू करें तो हम लोगों के अंदर जो है
विभिन्न सावधानियों को बरतना होगा। यानी क्या होगा कि अगर हम आरक्षण की व्यवस्था लागू कर रहे हैं तो सशक्तिकरण हमारा उद्देश्य होना चाहिए, कि इससे सशक्तिकरण हो, किसी पिछड़े वर्ग का सशक्तिकरण हो। ठीक है। उसके बाद जो है दूसरा हम क्या रखेंगे, एक अगर हम जो आरक्षण की व्यवस्था है इसको लागू करना चाह रहे हैं तो इसे गतिशील होना चाहिए। गतिशील होने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ, इसका समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है। जो आरक्षण देने में गतिशीलता हो। ठीक, गतिशीलता हो। गतिशीलता क्या आशा है, इसका समय समय पर मूल्यांकन हो, और जो समूह सबल हो चुके हैं, ठीक है, सबल हो चुके हैं, तो उनको आरक्षण की श्रेणी से बाहर निकाला जाए। ठीक है, कि अब आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, आप जो है अब सबल हो चुके हैं, यानी कि आप संपन्न हो चुके हैं, तो आपको आरक्षण का जो है लाभ नहीं होगा, और आरक्षण को जो है वंचित व्यक्ति को ही दिया जाए। ठीक, वंचितों को ही मिले, इसका जो है ध्यान रखा जाए। ठीक, उसके बाद क्रीमी लेयर का जो निर्धारण वो तार्किक रूप से किया जाए। क्रीमी लेयर का निर्धारण तार्किक रूप से हो। ठीक है। तार्किक रूप से होने का मतलब क्या है कि अभी मान लीजिए, देखिए कि ओबीसी में मान लीजिए आरक्षण लागू है, वो क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू है। क्रीमी लेयर का सिद्धांत क्या कहता है कि जो ओबीसी में साधन संपन्न हिस्सा है वो जो है इससे बाहर रखा जाए। ठीक है, आरक्षण से बाहर, आरक्षण का लाभ उसे नहीं मिलेगा। और सेवाओं में आरक्षण जो है, पदोन्नत में आरक्षण, उससे संबंधित क्या है कि एससी और एसटी में भी जो है क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू है, केवल पदोन्नत में आरक्षण के समय। ठीक, और जो है इस अभी वर्तमान में जो सेवाओं में नियुक्ति से संबंधित है उसमें जो है अभी क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं है, तो इसका जो है विस्तार जो है एससी व एसटी तक भी किया जा सकता है, एससी व एसटी तक विस्तार, ठीक है, किया जा सकता है। ठीक है। अब अगर हम भूमंडलीकरण की जो परिस्थितियाँ देखें, इसमें क्या होता है कि आर्थिक कारक को भी जो आरक्षण का आधार बनाने पर विचार करना चाहिए। ठीक है, जो अभी बन भी गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है आज जो है अनुच्छेद 16 पर बात कर चुके हैं संपूर्ण रूप से। उसके बाद कल हम लोग अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 पर बात करते हुए अपने समानता के अधिकार के टॉपिक जो है उसको समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।